हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रुप सी के सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज। जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। आज जो है आपके क्लास की फ़र्स्ट वीडियो है। ये क्लास की फ़र्स्ट वीडियो इसलिए है कि किस तरीके का पैटर्न रहता है एग्ज़ाम में, उस तरीके के क्वेश्चन की पहली वीडियो है। आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेगी, आप वहाँ से अपने रिवीजन करते रहेंगे। अभी जब हम आपको ये चीज़ क्लियरली बता रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे और अपनी तैयारी आप खुद से भी कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम पर जो भी क्लासेस चलेंगी, जो भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दिया करूँगी, तो आपको आवश्यकता हो तो आप वहाँ से भी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एमटीएस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, और जो भी आपके जितने भी पद इसमें ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं सभी के लिए, चाहे वो लेबोरेटरी असिस्टेंट की हो, चाहे लाइब्रेरी अटेंडेंट की हो, लेबोरेटरी अटेंडेंट की हो, सभी के लिए ये जो क्लास है यूज़फुल है, क्योंकि सबके जो सिलेबस है कॉमन है। सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, वो होती हैं स्किल टेस्ट को लेकर। इसमें कुछ पॉइंट आप देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कितने नंबर का पेपर होगा। देखिए, जो पिछली बार पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर में, वो में 200 नंबर का पेपर हुआ था, लेकिन क्वेश्चन की संख्या कितनी थी? तो 100 थी। 100 प्रश्न आए थे, 200 नंबर के आपके जो है रिटन एग्जाम हुए थे सभी ट्रेड के। मतलब चाहे वो आप एमटीएस के रहे हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या अदर कोई भी पोस्ट के लिए फिल किया था फॉर्म आपने, तो सभी के लिए कॉमन था, सिलेबस भी कॉमन था। बात करते हैं एमटीएस ट्रेड वाइज सिलेबस। तो देखिए, जो एमटीएस में है ट्रेड वाइज अलग से कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया गया है, ना ही अलग से आपको आएगा। ट्रेड वाइज तब होगा जब ये इसका स्किल टेस्ट होगा। तो सभी जितने भी एमटीएस के कैंडिडेट हैं, इस बात को ध्यान से सुन लें कि आप सभी लोगों के जो रिटन टेस्ट हैं उसको ट्रेड से कोई संबंध नहीं है उसका। आपको कॉमन टेस्ट ही देना है, जो कि सबके लिए प्रश्न आएंगे वही आपके लिए भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको ट्रेड का कुछ भी पढ़ना अलग से नहीं है। जब आपके रिटन एग्ज़ाम में हो जाएंगे आप क्वालिफाई, जब स्किल टेस्ट होगा जिन पदों का, मतलब जिन ट्रेड का, उनको उसके लिए स्किल टेस्ट के लिए आपको उस समय बताया जाएगा। तो अभी सिर्फ आपको रिटन टेस्ट पे फोकस करना है। कितने नंबर का आएगा, क्या आएगा, वो चीज़ें सब्जेक्ट वाइज मैं अभी आपको बता रही हूँ, और आपको एक व्यू भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का या मॉडल पेपर कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर दिए ही नहीं गए थे, सभी कैंडिडेट के वहीं जमा करा लिए गए थे। तो किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ उसी को पता है जिसने पेपर दिया था या जिसको कांटेक्ट हो। जैसे कि हम लोग के कांटेक्ट में है कुछ कैंडिडेट जिनके हुए थे, या उस समय भी प्रीवियस ईयर में भी, तो पता है कि किस तरीके से पेपर हुए थे और किस तरह का पैटर्न रहा है एग्ज़ाम का। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके सिलेबस रहने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लेंगे एमटीएस कैंडिडेट के लिए जो ये सिलेबस जारी किया गया है, ये ग्रुप सी के लिए है। ग्रुप सी नॉन एकेडमिक के लिए है। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें है, आपके कितने क्वेश्चन आने हैं सब कुछ यहाँ पर खुद ही मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, आपके टोटल एमसीक्यू की संख्या कितनी है? तो 100 है। डेली आपको ये चीज़ नहीं बताई जाएगी, डेली आपको केवल क्लासेस दे दी जाएंगी। आप इसको बस आज देख लीजिए कि 100 क्वेश्चन आने हैं आपके, और जो इसका लेवल रहेगा क्वेश्चन का, इंटरमीडिएट लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब स्तर उसका रहेगा 12th क्लास तक का। ठीक है, उसके बाद आपके जो है 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से, 15 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से। ठीक है, तो आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। बच्चे आपके कितने? 70 प्रश्न। तो 70 प्रश्न में क्या आएगा? तो जीके प्लस करंट अफेयर आएगा। जीके में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे? जो आपके कॉमनली सब्जेक्ट होते हैं वो सभी आएंगे। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस जीके पे करना है। देखिए, सभी लोग देख लें ध्यान से। ग्रुप सी के कैंडिडेट, आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब आप पूछेंगे कितने नंबर का, तो इस बार ये फिक्स नहीं बताया गया है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है कि एक ही नंबर का है। तो आप नंबर को जाने दीजिए, आप क्वेश्चन पे ध्यान रखें कि 100 प्रश्न आपको करने हैं। वहाँ पर 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जीके और करंट अफेयर के 70 प्रश्न आएंगे। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे।
और जो जीके भी होगा आपको जैसे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, इसी पे ध्यान देना है। मतलब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। पहले आपको सिर्फ इंडियन और कॉमनली प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ आपके जीके से हटके प्रश्न आते हैं, वो उसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आप में हिंदी है तो हिंदी से संबंधित चीज़ें, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं परीक्षा में। तो आइए हम आगे चल के देखते हैं। जैसे आपको मैंने बता दिया कि आपको जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो 15-15 इंग्लिश और हिंदी के आएंगे। देखिए यहाँ पे जो पिछली बार था रिलेवेंट सब्जेक्ट था उसके 30 थे या 40 क्वेश्चन अलग से था। तो इस बार आपको जीके, करंट अफेयर के अलावा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें भी थोड़ी पढ़ के जानी है, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बात और आपको बता देती हूँ कि जो चीज़ें हम आपको देंगे, अवेलेबल कराएंगे, किसी एक फिक्स बुक से नहीं रहेगा। क्वेश्चन तो अपने घर से बनेगा नहीं, वो तो आए हुए प्रश्न होते हैं कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम से। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है उसी स्तर का लेते हुए, ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्रश्न पूछते हैं, ना एकदम ही ईजी होता है। तो एक जो भी लेवल स्तर रहता है उनका, उसके तहत आपको वीडियो अवेलेबल होगी। कोई एक बुक से तो होगा नहीं कि आपको बता दिया जाएगा कि यही फिक्स बुक है, आप वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिलेंगे, ज़रूरत हो तो वहाँ से आप पढ़ते चलेंगे। बाकी आप अपने स्तर से जहाँ से जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और जो भी हेल्प की आवश्यकता होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट चीज़ें। और एक चीज़ और बहुत ध्यान रखेंगे कि आपकी निगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो आपकी निगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी। ये कब होगी? जब आपके एक क्वेश्चन की में 2 नंबर मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो निगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 की होगी। और अगर क्वेश्चन आपका सिर्फ एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है तो 1/4 निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। और एक बात और याद रखेंगे, ग्रुप बी के लिए तो पहले से फिक्स कर दिया गया है कि 0.5 निगेटिव मार्किंग है उनकी, ठीक है। लेकिन ग्रुप सी के लिए भी फिक्स नहीं बताया गया। हो सकता है आपकी निगेटिव मार्किंग ना रहे, अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा होगा आप सबके लिए। पर इस बार अभी नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है, पिछली बार था इसलिए मैंने बता दिया कि निगेटिव मार्किंग होगी इस बार भी। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि किस तरीके का पैटर्न होता है एग्ज़ाम का। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि आपको इंडियन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, वर्ल्ड लेवल की चीज़ें इसमें बहुत ही कम पूछी जाती हैं। तो उसी प्रकार से हम कंप्यूटर लिटरेसी से भी आपके प्रश्न ज़रूर आते हैं पेपर में। कंप्यूटर के लिटरेसी से या कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न भी आपको ज़रूर आएंगे, तो आपको उसकी भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आइए हम देखते हैं किस तरीके का स्तर रहता है। भारत में शिक्षा का विकास, इससे रिलेटेड प्रश्न किस तरीके के बनते हैं वो देखते चलते हैं। आपको इससे संबंधित और भी प्रश्न मिले तो आप पढ़ते रहेंगे। चैनल के माध्यम से जो चीज़ें आपको दी जाएंगी वो तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आप सबको पता भी होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जो हाई लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उनको पता होगा तो उनके लिए इजी हो सकता है। लेकिन उनका स्तर तो यही रहता है क्वेश्चन का, इस तरीके से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करके आप देखते चलेंगे जो अभी आपको वीडियो मिलेंगी। तो देखिए, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अभी आपको इसलिए भी आ रहा है, जब ऑप्शन मिलते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो रिवीजन करते चलेंगे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुका है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में आया था। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको खूब पता होगा कि आया था। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 1986 में की गई थी। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे। आपको ये सेंटेंस वाइज दिया हुआ है, वन लाइनर फैक्ट में है, तो आप इसको ऐसे ही याद करेंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 मतलब 1854 ईस्वी को जारी किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसे कब जारी किया गया था? तो 1854 में जारी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। पूछा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, तो लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र कब जारी किया गया था? तो 1835 में। तो 1835 में अंग्रेजी का को जो है माध्यम बनाने के लिए किसका जो है विवरण पत्र जारी किया गया था? तो मैकाले का। आगे देखेंगे,
शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया था। तो शिक्षा के सुधार के लिए आयोग का नाम याद रखेंगे कि सैंडलर आयोग और हंटर आयोग है। हंटर आयोग कब आया, मतलब कब गठन हुआ था, तो 1882 में, जबकि सैंडलर आयोग जो है 1917 में हुआ था। जो नई शिक्षा नीति है उसके लिए अलग से आपको वीडियो दे देंगे, मेन फैक्ट उसको पढ़ लीजिएगा, उससे भी प्रश्न बनेंगे आपके। देखेंगे मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ पर खोले गए थे, तो सबसे पहले जो मुक्त विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी है वो इंग्लैंड में खोला गया था। नेक्स्ट है देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि जो देश का यानी भारत का सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन है, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 26 अगस्त 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको इग्नू के नाम से आप जानते हैं और आपके ये प्रयागराज में ही है। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना जो है कहाँ हुई थी, तो ये आपके इसकी स्थापना देखिए यहाँ पे मुख्यालय जो लिखा हुआ है इसका नई दिल्ली है और ये आपके प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है और देखिए यूनिवर्सिटी एक्ट से भी प्रश्न आपके जरूर बनेंगे, सभी यूनिवर्सिटीज़ के अपने एक्ट है, उसके विषय में भी मैं आपको वीडियो देती रहूँगी, उसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको UGC आप कहते हैं की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसको आप NCERT कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। ये भी प्रश्न आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। और MTS में देखिए ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बताया कि सिलेबस सबके सेम है, तो इसी तरह से कॉमन प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। आगे देखेंगे भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था, तो कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। अभी तक ये 10+2+3 ही चल रहा था, अब आपको पता है कि चेंज हो गया है नई शिक्षा नीति के तहत। मैंने बता ही दिया है कि उसके लिए आपको वीडियो हम अवेलेबल करा देंगे अलग से। आइए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जो है 1987 से 88 के बीच लागू हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती से भी अभी आपकी वैकेंसी आई हुई थी जो अभी क्लियर नहीं हुई है। आगे देखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1902 में। 1902 में किया गया था। आगे देखेंगे आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1948 से 49 के बीच में किया गया था। देखिए अगर इसको आपको करते समय अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो ह्यूमन नेचर है, हो भी सकता है, तो उसे आप लोग उसको पढ़ते चलेंगे, पर पूरी कोशिश है कि आपको पूरी चीज़ें सही मतलब एक्सप्लेन की जाए। आगे देखेंगे भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1951 में। नेक्स्ट है भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब हुई थी, तो 1847 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, कोलकाता में कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं जामिया मिलिया और इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। पूछा जा सकता है 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आगे देखते हैं। तो अभी जो हम देख रहे थे अभी तक प्रश्न ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड थे, मतलब भारत में शिक्षा का विस्तार कैसे हुआ, क्या हुआ, उससे रिलेटेड। चूँकि आप में हिंदी भी दिया हुआ है तो हिंदी से भी संबंधित आपके प्रश्न हिंदी के वैकैब सेक्शन से जनरल हिंदी में तो आएगा ही व्याकरण, लेकिन उससे संबंधित कुछ तथ्य जान लीजिए, इससे भी प्रश्न बनते हैं।
पिछली बार भी बने थे, इस बार भी बनेंगे, देखेंगे। संविधान के किस भाग में है, तो देखिए संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, तो देवनागरी घोषित किया गया है। ठीक है, तो भाग याद रखेंगे कि भाग 17 में है राजभाषा की बात, और अनुच्छेद याद रखेंगे 343। ठीक है, आगे देखेंगे। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे देखेंगे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी, और दूसरे नंबर पे क्या है, तो बांग्ला है। याद रखेंगे कि भारत की बात हो रही है। आगे देखेंगे। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो उसे तेलुगु भाषा को कहते हैं। नेक्स्ट है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में, अष्टम मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थे। आपको पता होगा कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जबकि मूल संविधान में 14 थे। आगे देखेंगे। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। आगे देखेंगे। हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जबकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इंग्लिश की बात करें तो नागालैंड और मेघालय में प्राप्त है, जबकि उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। नेक्स्ट है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। देखिए आपके में हिंदी सिलेबस है, तो हिंदी में तो ये रखा नहीं है ना कि कहाँ से आएगा, बस आप में दे दिया गया है कि 15 प्रश्न आएंगे, तो ये सब भी प्रश्न आपके वहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो पाणिनि है। नेक्स्ट है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। ठीक है, महाकाव्य रामायण को, जबकि आदि कवि किसे मानते हैं, तो वाल्मीकि को मानते हैं। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास थे। आगे देखेंगे। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। हिंदी भाषा किससे संबंधित है, तो इंडो यूरोपियन से संबंधित है। नेक्स्ट है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। कालिदास को क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। नेक्स्ट है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। इसको याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्था कहाँ है, तो हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ पर है, तो वो शिमला में है। नेक्स्ट है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट है। नेक्स्ट। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है, तो राधेलाल द्विवेदी हैं। नेक्स्ट है। जो स्टेनोग्राफर में फॉर्म डालेंगे वो इस बात को ज़रूर से याद रख लेंगे। नेक्स्ट। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है, तो मनु थे। नेक्स्ट। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने 450 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट है।
वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। ऐसा कौन सा है देश जहाँ पर सभी विश्व की भाषाएं मान्य हैं? तो वेटिकन सिटी में मान्य है। और प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। तो देखिए, जिस तरीके का मैंने भी आपको पैटर्न बताया, जितनी भी चीज़ें भी बताई सारी देखे होंगे आप, लगभग हर तरह से ये एजुकेशन से रिलेट करती हैं, विश्वविद्यालय से रिलेट कर रही हैं, क्या शिक्षा नीति रही थी, किसने लाई थी, कौन सी भाषाएं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड है। तो ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप अपने जीके तो पढ़िए अपने स्तर से और जो पढ़ते हैं, लेकिन ये सब भी चीज़ें रिवीजन में लाते रहिएगा, याद रखिएगा। इस तरीके के भी प्रश्न बनेंगे। इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से अगर आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से देखते चलेंगे, ठीक है। प्रिंट नहीं भी कराना चाहते तो कोई आवश्यकता नहीं है, 1 से 2 बार वीडियो सुन भी लेंगे ध्यान से तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आज एडिशनल चीज़ें थी, कुछ बतानी थी आपको कि सब्जेक्ट कहाँ से क्या आता है, इसलिए आपका थोड़ा सा टाइम उसमें गया, नहीं तो बाकी आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पर वीडियो मिलेंगी, सिर्फ रिवीजन करते रहिएगा। तो अपने स्तर से पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू, इस एग्ज़ाम की भी, बाकी आने वाले अदर एग्ज़ाम की भी। और एक डाउट आपकी और है, वो भी बता देती हूँ कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं क्या और भी रिटन एग्ज़ाम होंगे, मतलब एमटीएस के अलावा और जो पोस्ट है? तो देखिए अब उसमें लिखा नहीं है, लेकिन जब पिछली बार हुआ था तो इस बार भी होंगे, ठीक। तो अपनी तैयारी आप रखिए, पढ़ाई नुकसान तो करती नहीं है, फॉर्म भरे हैं तो पढ़ लीजिए, स्किल टेस्ट होगा तो वेरी गुड, ठीक। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।